बहुत सारी, जैसे कि आपने कहा, मैं बहुत सारी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और रिजर्वेशन की लड़ाई थी नहीं, वो है अभी। मैं रिजर्वेशन की भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। सबसे बड़ी लड़ाई जो है हमारे स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, प्रोटेक्शंस की, जो 2019 में हमसे छीना गया, तो उसकी लड़ाई है, हुकूक की लड़ाई है। और अब मुझे एहसास होता है कि उससे भी बड़ी लड़ाई है कि पॉलिटिकल कैरेक्टर जो मिसिंग है पॉलिटिक्स में, हमारे पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में कैरेक्टर नहीं है। इसीलिए आप देख पाते हैं कि मेरी पार्टी भी एक उसूल पे वोट मांगती है और दूसरे दिन उसी उसूल के खिलाफ हो जाती है। और उनमें ये हिम्मत भी आती है कि जो इंसान अगर उस उसूल का पाबंद हो तो उस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ये क्यों मुमकिन है? ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि कैरेक्टर नहीं है, और वो ये समझ पाते हैं कि वो लोगों को इलेक्शन से पहले एक वादा और एक उसूल बताएंगे, इलेक्शन के बाद उस उसूल को बेच डालेंगे, उन वादों की बरखिलाफी करेंगे, उन वैल्यूज को ख़त्म करेंगे, उसके बावजूद भी वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये हिम्मत किसने लाई है? ये हिम्मत इस चीज़ ने लाई है कि इस तरह के ये जो कैरेक्टर मिसिंग है पॉलिटिक्स में, सियासत में, ये जो वैल्यूज मिसिंग है सियासत में, इसी वजह से उनको पता है कि हमें अकाउंटेबल नहीं बनाया जाएगा। उसूलों की कोई अहमियत नहीं है सोसाइटी में, प्रिंसिपल्स की, वैल्यूज की, कमिटमेंट्स की कोई हैसियत नहीं। तो मेरी एक और लड़ाई है सियासत में कैरेक्टर, उसूल, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज लाने की, और कैरेक्टर से इन लोगों को रिप्लेस करने की। मेरी अपनी कोई इजाफी ख्वाहिश नहीं है। मैं चाहूँगा आपके जरिए, मैंने बारहा ये कहा, मैं चाहूँगा ये लड़ाई जम्मू कश्मीर के ये नई जनरेशन लड़े, जिनमें कन्विक्शन हो, वो इस सिस्टम को अपने हाथों में ले, इनको उठा के फेंक दे, इस सिस्टम से बाहर कर दे, वैल्यू लाए, कैरेक्टर लाए, प्रिंसिपल लाए, जो इन सालों में, इन दहाइयों में हमने नुकसान उठाया है। उस नुकसान का अजाला तभी हो सकता है जब आप जैसे लोग, कोई भी किसी भी सेक्टर से हो सकता है, कोई जर्नलिस्ट हो सकता है, कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है, कोई आर्टिस्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, एजुकेशनिस्ट हो सकता है, जो भी हो, आप जैसे लोग जिम्मेदारी उठाए, कैरेक्टर लाए, कन्विक्शन लाए, वैल्यूज लाए पॉलिटिक्स में, और इस चीज़ को बदले। तो ये 2-4 लड़ाई है। लास्ट पे ये कहूँगा, मैंने कुछ दिन पहले या एक दो दिन पहले ही ट्वीट करके बताया था अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन्होंने मायूसी का एक ट्वीट किया था। मैंने बताया था, मैं हाजिर हूँ, मैं पिछली बार भी आपके लिए निकला सड़क पे, आज भी निकलूंगा। पिछली बार जब उनको जरूरत थी मैं आगे आगे था, आज भी आगे आगे रहूंगा, पर उनको हिम्मत करने की जरूरत है। मैंने रिजर्वेशन की लड़ाई को छोड़ा नहीं। 2 बार वो जिसको कहा जाता है कि सीएम के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जब वो सब कमेटी बनी, कैबिनेट सब कमेटी बनी, और उसके रिजल्ट्स भी नहीं आए, उसके बाद भी हमने एक बार और पिछले साल, इसी साल आगे प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, मगर तब स्टूडेंट्स को डराया गया, उनके घरों पे छापा मारा गया, उनके पेरेंट्स को किडनैप किया गया, स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स पे छापे मारे गए। उसके बाद वो डरे। उसके बाद एक इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टूडेंट्स ने कहा था कि हम मीडिया को एड्रेस करेंगे, उनको डराया गया। मैंने कहा आपको डरने की जरूरत नहीं, आप मेरे घर पे आइए, आप मीडिया को एड्रेस करें। बट उस दिन भी उनको डराया गया, तो इसीलिए मैंने ट्वीट किया था, आप इस डर को निकाल दीजिए। पता है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है। पहली बात, मैं स्टूडेंट्स पे कॉन्सिक्वेंसेस आने नहीं दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी पीएसए, यूएपी लगाने की जरूरत ना करे उनके, अगर वो पीसफुली बाहर आते अपने हक के लिए, मैं लड़ूंगा उनके लिए। पहली बात ये। दूसरा, अगर कॉन्सिक्वेंसेस होंगी भी, वो अकेले वो फेस नहीं करेंगे, मैं भी उनके साथ फेस करूंगा। मतलब एक दिन हमें इस डर को निकालना है, अपनी लड़ाई के लिए बाहर आना है, पीसफुली ऑफ कोर्स, डेमोक्रेटिकली ऑफ कोर्स, प्रोटेस्ट हमारा हक है। निकले वो जरूरत करे, मैं उनके साथों सामने होऊंगा। कॉन्सिक्वेंसेज अगर होंगे वो मैं फेस करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन पे कॉन्सिक्वेंसेज ना आए, मगर वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आप सभी, वो स्टूडेंट्स और उनके साथ साथ आप भी, पेरेंट्स भी उनके साथ बाहर आए। तो ये लड़ाई मैंने छोड़ी नहीं। अगर साहब आपने बोला जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो एक फ्लॉप शो था। जी, आपने बोला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो इंस्टीट्यूट के लिए जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, वो एक हिसाब से फ्लॉप शो था, क्योंकि वो लोग जमा नहीं कर पाए। ये फ्लॉप शो कब मैंने कहा? मतलब लोग जमा नहीं कर पाए वहाँ। ये आपने कहाँ से लाया? नहीं, मैं कह रहा हूँ लोग जमा नहीं कर तो पाए। आप खुद मत कहा कीजिए, जब मुझे कोट करे तो मुझे कोट किया। सिस्टम से जो आपकी नाराजगी चल रही है, आपने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ये अंदिया दिया कि ऐन मुमकिन है कि आप रेजिग्नेशन भी दें। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जो ह्यूज मैंडेट आपको मिला है, अगर आप रिजाइन करते हैं तो क्या ये उस मैंडेट के साथ धोखा नहीं होगा? But you have set a deadline, so Umar will not step down. If you are not satisfied, I will call you a decision. No, I didn't set a deadline so that Umar steps down and
that deadline is achieved. No, that's misrepresentation. I said, as I have tried to further the cause of the people of Jammu and Kashmir, for which I got the mandate. I didn't get the party ticket alone. I got the people's mandate as well. And for that, I have strived in Parliament, outside Parliament, on the streets itself, in Constitution Club, Jantar Mantar. I have tried lobbying with other political parties. You could saw a reflection of a result of my lobbying in these 2 years. आपने देखा होगा कि 2 सालों में जो मेहनत की, ये लॉबिंग की, ये जो कोशिश की, एडवोकेसी की, जो मुझे मैंडेट मिला है रियासत की कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज के लिए बात करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपने उसका रिफ्लेक्शन भी देखा, नतीजा भी देखा. ऑलमोस्ट ऑल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने अपने मेंबर्स भेजे और 5 अगस्त के खिलाफ उन्होंने बात की और सब ने यूनानिमसली, एटलीस्ट आप एक बात समझ सकते हैं कि एक बात भी सभी के सभी यूनानिमस थे कि जो कह रहे थे कि न सिर्फ स्टेटहुड, मेरे लिए आयरनी है कि मेरी अपनी जमात उन्होंने सिर्फ स्टेटहुड के खिलाफ लड़ने के लिए वोट लिया और 370 की रेस्टोरेशन के लिए वोट लिया, वो बीजेपी की बात कर रहे हैं. बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है, जिनको वो बातें कहने से नुकसान भी हो सकता है शायद, उन्होंने ये कहा कि न सिर्फ स्टेटहुड रेस्टोर करने से कश्मीर के इशू का मसला हल नहीं हो सकता है, कश्मीर का स्टेटस रेस्टोर करना है अकॉर्डिंग टू द विशेस एंड विल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और प्रोटेक्शंस आपको रेस्टोर करनी पड़ेगी, आपको लोगों के साथ बैठना पड़ेगा. सो दैट वाज द रिजल्ट ऑफ द एडवोकेसी. जो मैंने काम किया है, जो मुझे मैंडेट मिला है, उस पर मैंने काम किया है. पार्लियामेंट में बात की, एस्टैब्लिश किया कश्मीर के फैक्ट को, पार्लियामेंट से बाहर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से बात की, तो उसका नतीजा निकला. मैंने कहा कि आई वांट टू टेक अ कपल ऑफ मोर स्टेप्स जिसके नतीजे में मेरी ये जो एडवोकेसी है किसी सीरियस नतीजे, एक स्टेज पे पहुंचे. मैं ये नहीं कहूँगा कि नतीजे, एक स्टेज पे पहुंचे. मिलाकर मुझे लोगों ने मैंडेट दिया है 5 अगस्त के फैसलों के खिलाफ वहाँ पे बात करने के लिए, ओपिनियन जनरेट करने के लिए. तो उस ओपिनियन जनरेट करने में अगर मैं अभी तक कामयाब हुआ हूँ, कांग्रेस से लेके बाकी जो समाजवादी पार्टी, डीएमके, आपने देखा सीपीआईएम, बहुत सारी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थी, दे वर ऑन द सेम पेज. शायद वोकैबुलरी में कोई फर्क हो, शायद वो जहाँ तक हम जाना चाहते हो वहाँ पे वोकैबुलरी में उनकी बात में और हम में फर्क हो, मगर जो मैंने ओपिनियन जनरेशन करने की कोशिश की है उसमें मैं कामयाब हो गया हूँ. जो लोगों ने मुझे एतमाद दिया है उसका नतीजा देख रहे. इसी को मैं चाहता हूँ कि किसी एक और स्टेज पे पहुंचाऊंगा. उसके लिए मुझे 1-2 पार्लियामेंट सेशंस की जरूरत है, कुछ महीनों की जरूरत है. उसी हवाले से मैंने डेडलाइन की बात की. सर, जो आपने अभी यहाँ दिया एक इंटरव्यू के दौरान आप रिजाइन, एन मुमकिन है कि आप रिजाइन करेंगे, तो मेरा सवाल ये है सर, जो लोगों ने आपको ह्यूज मैंडेट दिया है, आपको लगता है अगर आप रिजाइन करेंगे तो क्या ये उनके साथ धोखा नहीं होगा? ये आप उनसे पूछिए जो आज मुझसे रेजिग्नेशन मांगते हैं और ये कहते हैं कि जो कल न सिर्फ खुद फोन करके अपने घर वालों से फोन करवा के मुझसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमारे यहाँ इलेक्शन कैंपेनिंग पे आइए और हम तभी इलेक्शन जीत पाएंगे अगर आप इलेक्शन कैंपेनिंग करें. आज वही सब, और वो पार्टी मेरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है, जब उन्होंने मुझे मैंडेट दिया उन्होंने कहा कि ये रियासत के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए लड़ाई लड़े. आज मैं वही लड़ाई लड़ रहा हूँ और पार्टी से मांग रहा हूँ कि वही लड़ाई लड़े, और उसके नतीजे में, उसके जवाब में मुझसे कहा जाता है कि आप रिजाइन करो, और हर दिन मुझसे कहा जाता है. और मैं उनसे चाहता हूं कि वो उस लड़ाई में शामिल रहे, साथ दे. जो लड़ाई लड़ने के लिए हमने लोगों से वोट लिया, वहां पे वो मिसिंग होते. उन्होंने लड़ाई को खुद कमजोर किया है, डाइल्यूट किया है. 370 के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड गारंटीज के बजाय वो स्टेटहुड और अब बिजनेस रूल्स तक वो आ चुके हैं. तो वो हर एक स्टेज पे नाकाम है. जहाँ तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और राइट्स की लड़ाई है, नाकाम है. वो अकाउंटेबिलिटी को फेस करने में नाकाम है. मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, हम लड़ाई क्यों नहीं कर पाते हैं? जो हमने लोगों को वादा दिया है उस उसूल पे हम चल क्यों नहीं पाते? वहां से मुझे जवाब मिलता है रिजाइन करो. अच्छा, अकाउंटेबिलिटी वो फेस नहीं कर पाते, अकाउंटेबिलिटी वो ला भी नहीं पाते. अगर वो चाहते कि मैं रिजाइन करूं, जो कि अपने वो चेले चपाटों से बुलवाते, कम से कम एक वो
नोटिस निकालते, शो कॉज नोटिस निकालते, पूछते मुझसे कि आपने फला फला जगह पे पार्टी की वायलेशन की है, पार्टी की आइडियोलॉजी की वायलेशन की, पार्टी के कमिटेड स्टैंड की वायलेशन की, तो मैं उसका जवाब दे पाता। शो कॉज नोटिस भी नहीं निकाल पाते। एक माहौल बनाया है कि जहाँ पे लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा हो गया उनकी नाली की वजह से। अब वो खुद नहीं कह पाते, जो पार्टी के बड़े हैं वो खुद नहीं कह पाते, दूसरों से बुलवाते, खुद उस रास्ते पे नहीं चल पाते, मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ, तो उनका बिहेवियर इस सारी लड़ाई में आड़े आ रहा है। उस सबका बिहेवियर इस लड़ाई में कंफ्यूजन ला रहा है, बजाय इसके कि हम हमारे बीच में क्लैरिटी हो, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस कंफ्यूजन का जवाब है क्लैरिटी लाना। उस क्लैरिटी के लिए मैंने वो स्टेटमेंट दिया है। जवाब में सवाल में आपने ये पूछा कि क्या मैंडेट के साथ वो ज्यादती नहीं होगी। एक नुकसान होगा, धोखा नहीं होगा। मैं अगर लोगों को धोखा देना चाहता तो मैंने धोखा दिया होता, अपनी लैंग्वेज बदल दी होती। मैं लड़ रहा हूँ कि उस मैंडेट पे अमल किया जाए। हाँ, उस मैंडेट में नुकसान हो सकता है, मेरे हाथ से वो प्लेटफॉर्म छीन जाएगा, पार्लियामेंट की एक्सेस छीन जाएगी, जिसके जरिए जो अभी तक काम किया है वो काम जो काम जिस हद तक मैं पहुंच पाया था वो काम करने में शायद वो प्लेटफॉर्म वो मीन्स मुझसे छीन जाएंगे। क्या जाती है वो नुकसान में नहीं। आगा साहब मेरा सवाल है, बिजली में इजाफा किया गया है। वैसे आप वही बात साबित कर रहे हैं आपके सवाल से, जिन बातों के बारे में आपने बात करा, जो बातें हमने इलेक्शन के दौरान लोगों को कही थी। हमने बिजली के हवाले से कहा था कि लोगों का राहत दें, हम 200 यूनिट्स फ्री देंगे। 2 साल अब गुजर गए, 2 साल गुजरने में एक दो महीने, 2 साल तक हम 200 फ्री यूनिट्स नहीं दे पाए। इसी चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि मैं मीटर्स दरिया में फेंक दूंगा, वो भी दरिया में फेंक नहीं पाए। चले, मैं लॉजिक भी समझता हूँ, मीटर लगाने की जरूरत थी। 200 यूनिट्स फ्री देने के बजाय अब आपने जैसे खुद कहा कितने परसेंट का इजाफा किया? 8% का इजाफा, नियरली 7% का इजाफा किया गया। अब मैं यही सवाल पूछूंगा, इसी सवाल के जवाब में मुझ पे अपने चेले चपाटे छोड़े जाएंगे, जिनसे ये कहा जाएगा इसके बारे में बताओ कि ये इस्तीफा क्यों नहीं देता, क्योंकि ये लोगों की बात करता है, ये इस्तीफा क्यों नहीं देता, ये शायद किसी का एजेंट है, ये दिल्ली का एजेंट है। क्योंकि मैं ये अकाउंटेबिलिटी मांगूंगा। कल किसी ने पूछा था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में है या नहीं है, उसे जाके पूछो। मैं जहाँ पे भी हूँ लोगों के एतमाद से हूँ, उसे बताया कि आप जहाँ पे हो आप किसी खास इंसान की मेहरबानी से हो। समाज रंग दलावन जंग सना क्या बड़े चीज़ों में कैसे वासन है वो ये तो चाहे मैं चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाहर हूँ, जहाँ पे भी हूँ मेरे पीछे लोगों का एतमाद है, लोगों की एतमाद की वजह से वहाँ पे। तुम जहाँ पे हो तुम किसी खास शख्स की मेहरबानी की वजह से, तुम्हारी मीरास ये है फलां साहब की मेहरबानी। तो मेहरबानी पे जहाँ पे हो वहाँ पे काम करो। रंग दलावन का जंग किया बड़े मसला मजगई सुपान सर, आपने 1 लाख से ज्यादा वोट लिए श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जिस इंसान की अभी अपनी बात की रंग दलावन का, उसने 10,000 से ज्यादा वोट से एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हारा, और वो उनका ये कहना है कि उनसे पूछे वो है कि नहीं है, मुझे भी देखना पड़ेगा। तो उस एरोगेंस को आप कैसे देखते हैं? 1 लाख नहीं, 4.25 लाख वोट दिए। हाँ ठीक है, 1 लाख से भी ज्यादा वोट से जीता मैंने अभी जवाब दिया आप इस बात का। आपने क्या बताएंगे? इसी एरोगेंस ने इनको डुबाया है, डुबा देगा। और इस पार्टी के सफों से जब तक ये एरोगेंस खत्म नहीं होगा, न ये खुद को बचा सकेंगे न इसको बचा सकेंगे। इलेक्टेड एमएलए को साइडलाइन किया जाता है, उनसे उन आदमी से इजाजत मांगनी पड़ती है जिसने 10,000 से ज्यादा वोट से हारा। वही उसी का जवाब मैंने अभी दिया ना पिछले सवाल के जवाब। सर, अमेरिकी सफीर ने यहाँ पर कहा कि कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया, जिस पर हंगामा भी हुआ। तो पाकिस्तान पूरे दौरे को किस तरह से आप देखते हैं? अमेरिका के सफीर से अगर मुझे लेजिटिमेसी मिलती है, मैं उस लेजिटिमेसी को दरिया में फेंकना चाहूँगा। अभी इसराइल में ये फलस्तीन में कत्ल-गारत चल रहा है, अभी ईरान में कत्ल-गारत चल रहा है, और वही कातिल यहाँ आके मुझे लेजिटिमेसी दे, कौन का किसका पार्ट है, कौन यहाँ पे हालात सही है या नहीं है, उसकी लेजिटिमेसी मुझे अमेरिका से ढूंढनी है। अमेरिका की ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वो लेजिटिमेट है? पहले उस सवाल का जवाब है। वो दूसरे ममालिक के रीजन्स में क्या कर रहे हैं, मामलात में क्या कर रहे हैं।
कौन किसका पार्ट है कौन किसका पार्ट नहीं है, हमारा इंटरनल मसला है, ये अमेरिका का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। शुक्रिया सर। यहाँ पे हालात ठीक है या नहीं है उसका हम अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आपके जरिए हमारे वजीर आला से ये पूछना चाहूंगा, जब अमेरिका के उस कातिल रिजीम का सफीर हमारे बीच में आया, क्या आपने अपने लोगों की तरफ से उनसे ये सवाल पूछा कि आपने फलस्तीन में और ईरान में कत्ल नाहक क्यों किए? सवाल पूछा, अगर पूछा भी नहीं, क्या आपने एक नोट ऑफ प्रोटेस्ट किया उस सफीर, उस कातिल रिजीम के सफीर के सामने कि जो आपने कत्ल गारत की फलस्तीन में, गाजा में और ईरान में जो और यमन में जो अभी आप लुबनान में भी कत्ल गारत कर रहे हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम आपको कातिल के हिसाब से जानती है और उसके खिलाफ हमारा थैंक यू सो मच।